नमस्कार। महाराष्ट्र में जिस तरीके का चुनाव संपन्न हुआ है और जिस तरीके की जनता का मूड है, जनता घनघोर जनता, सारी जनता करे, हमने तो उसको वोट दिया ही नहीं, आखिर इतना प्रचंड जीत आई कहां से? नांदेड़ लोकसभा सीट जहां इतने बहुमत के साथ कांग्रेस जीतती है और उसी के नीचे की विधानसभाओं की 6 सीटों पर बुरी तरीके से कांग्रेस हार जाती है, तो यह कौन सा वोटिंग पैटर्न, ये तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। और अगर सेटिंग की गई है तो दोनों ईवीएम मशीन सेट थी या एक ईवीएम मशीन सेट थी, अब यह तो अपना भयंकर रिसर्च का विषय हो गया है। तो आपकी इस पर क्या टिप्पणी है कि ईवीएम मशीन वाकई इसका बहिष्कार कर देना चाहिए कि इसको क्या करना चाहिए? प्रिया तिवारी साहब, एक्चुअली मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने माइंड अपना फ्रीज कर लिया है कि भाई ईवीएम का जो है वो बिल फाड़ेंगे, उसी के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। अगर ये हमने किया तो हम ये नहीं सोच सकेंगे कि बीजेपी ने क्या क्या किया और उस सब का तोड़ हम कैसे कर सकते। देखिए, अभी आपने नांदेड़ की उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण हुए हैं कि एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट में लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया एक साथ, एक ही बार अंदर जाके, और असेंबली में दूसरे को वोट दिया। केंद्र में जो है वो एक राज्य से एक पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद गए और दूसरी पार्टी के विधायकों ने उसी राज्य में सरकार बनाई। ऐसी कई बार हो चुका है और लोग कहते रहे कि हमारा मतदाता इतना ज़हीन है कि वो फर्क करता है कि किसको संसद में भेजना चाहिए, किसको जो है वो विधायक बनाना चाहिए। तो ये इस तरह की उदाहरण से हम अपने आप को बहला नहीं सकते। हुआ होगा थोड़ा बहुत। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम से अगर करना होता तो 400 पार हो जाते, 240 पे नहीं आते। इनकी नाक का मसला था, 370 इन्होंने खत्म किया। 25 मुसलमानों को जो है वो टिकट दिया जम्मू कश्मीर में, 20 अपने जो है वो नकली उम्मीदवार खड़े किए। इसके बावजूद भी कश्मीर हार गए। ईवीएम से जीत जाते, काहे इतना परेशानी उठाते। हरियाणा जीते, अभी देखिए झारखंड में काहे नहीं ईवीएम से जीत गए। पहली बार जो है वो जेएम अकेले जो है वो आ गई इतनी बड़ी पार्टी बन के, और मोदी जी जाते रहे, शाह जी जाते रहे, वो वहां से विश्वास शर्मा को लाके बिठा दिया। काहे नहीं ईवीएम के जरिए से जीते। तो मैं भाई ये कहना चाहता हूं कि ये ईवीएम का खेल है, पहले भी होती थी बूथ कैप्चरिंग, अब भी होती है। और लेकिन आप देखें कि बीजेपी ने और क्या क्या किया। 2.5 साल पहले बीजेपी के पास 105 विधायक थे और 40 लोगों को तोड़ के जो आदमी आया, बीजेपी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। क्या कोई और पार्टी कर सकती थी? समाजवादी पार्टी ऐसा करती या कांग्रेस ऐसा करती कि एक आदमी 40 लोगों को लेके आया है और आप उसको मुख्यमंत्री बना देते? तो सोचने वाली बात है कि 2.5 साल पहले उन्होंने सोचा था कि अभी अगर हम जो है वो फडणवीस को सीएम बनाएंगे तो शिवसैनिक ये सोचेंगे कि हमारा सीएम था चला गया और हमारा ये जो बागी है ये जो है वो एक मंत्री बन गया। वो नहीं आते इनके साथ। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों को ये बात समझाने में वो कामयाब हुए कि शिंदे ने पार्टी से गद्दारी जरूर की है लेकिन अपनी विचारधारा से गद्दारी नहीं की। जो बाल ठाकरे की विचारधारा थी वही शिंदे की विचारधारा है। ये बात उन्होंने शिव सैनिकों को समझाई, तभी जाके 55 विधायक उसने जीता है। पिछली मर्तबा भी उसने 13 जगह पर यूबीटी के सामने इलेक्शन लड़ा, 7 जगह जीता, 6 जगह हारा। तो उसके अलावा आप ये देखें कि शिंदे ने अपने आप को कैसे पेश किया। उसने एक कॉमन मैन सीएम के तौर पे पेश किया। वो रात को 11 बजे भी लोगों से मिलता था। उसने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए और लोगों को ये महसूस हुआ कि हाँ भाई, ये हमारा काम करने वाला आदमी है, ये हम में से एक है।
तो अब आप ये देखें कि जातिवाद का कैसे इन्होंने उपयोग किया। ये पहला तजर्बा है जो महाराष्ट्र में किया गया। यूपी में क्या होता है, जी यादवों सर। के खिलाफ बाकी जो है वो लोगों को गोल बंद कर देते हैं आप, बाकी पिछड़ों को। अपने जी सर। हरियाणा में क्या करते हैं आप, जाटों के खिलाफ सबको गोल बंद कर देते हैं। महाराष्ट्र में पहली बार ये हुआ कि इन्होंने जरांगे पाटिल का डर दिखा के जो है वो सारे ओबीसी को अपने साथ किया। सबसे ज्यादा मीटिंग बीजेपी ने ओबीसी लोगों के साथ किया। लेकिन जी सर। मराठों को साथ लेने के लिए दो चेहरे, अजित पवार एक मराठा चेहरा है, 41 सीट जीता। एकनाथ शिंदे दूसरा मराठा चेहरा है, 55 सीट जीता। यानी मराठों को भी अपने साथ लिया और ओबीसी को भी अपने साथ लिया। तो मैं ये कहता हूं, और फिर जो पैसे बांटे, जो पकड़े गए, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन ये सब अगर बीजेपी नहीं करती तो आप यकीन जानिए कि ये रिजल्ट नहीं आता। तो ठीक है, ये उन्होंने किया, वो सही निकला, उनको कामयाबी मिली। झारखंड में उल्टा किया और उल्टा पड़ गया दांव और उनको नाकामी मिली। तो सिर्फ ईवीएम का पूरा ठीकरा फोड़ने के बजाय उनकी पूरी रणनीति को सामने रखना पड़ेगा और उसमें से हर एक का तोड़ निकालना पड़ेगा, तब जाके वो पार्टी हारेगी। खाली ईवीएम रोने से जो है वो पार्टी नहीं हारेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुनील कदम जी, आप हाँ जी, हाँ जी, क्या आवाज आ रही है? जी, आवाज ठीक है? जी जी आ रही जी आ रही। ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। मुझे जो पहले पूछा गया था नांदेड़ के बारे में, देखिए ये तो संभव है, विधानसभा में अलग वोटिंग और लोकसभा में अलग वोटिंग। जहां तक मैंने ग्राउंड लेवल पर ये देखा हुआ है इतने सालों से, तो ये संभव है, ये हुआ है। ये मुंबई में भी हुआ है, ये हमारे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे ये हुआ है। तो ये संभव है, लॉजिकली भी संभव है और रियलिटी में भी ये हुआ है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी के बारे में, देखिए टेक्नोलॉजी पर आक्षेप लेना मैं तो गैर समझता हूँ, उसके ऊपर आक्षेप नहीं लेना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपनी जगह बहुत अच्छी है। टेक्नोलॉजी में बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं रेवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जो भी डेवलप हुआ है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और ये मशीन की जरूरत भी है। लेकिन बात यहाँ पर है कि ये टेक्नोलॉजी हम यूज कैसे करते हैं, हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका गैर इस्तेमाल जो हो रहा है वो गलत है। अब ये कैसे होता है, देखिए मोडस ऑपरेंडी जो अभी फिलहाल में हुआ जो हुआ है, देखिए 1 बजे शाम 4 बजे तक आप अगर वोटिंग पैटर्न देखें तो उस वोटिंग पैटर्न में वोटिंग कितना हुआ था, सिर्फ 40% 40 to 40% वोटिंग हुआ था। और सारी तरफ मतलब ये कि मतलब चर्चा थी कि वोटिंग इतना कम क्यों हुआ है। बाद में देखा जाए मतलब 6 बजे तक भीड़ बहुत उमड़ी और इतनी भीड़ हो गई कि गांव में 10 बजे तक वोटिंग चला। 10 बजे तक वोटिंग चला। अब देखिए 10 बजे तक वहां पर वोटिंग, क्योंकि जितने लोग अंदर आ जाते हैं उनके लिए तो वोटिंग करना जरूरी है। अब 10 बजे तक वोटिंग चले और वहां पर बूथ पर 10, 15 या 20, 25 जितने भी कैंडिडेट्स है उनका पोलिंग एजेंट होता है। और ये सारे जो है पोलिंग एजेंट है, जो अपक्ष लोग थे, उनको किसने खड़ा किया था? उन्होंने भाजपा ने किया था। उनको पैसे दे के उनको कॉन्टेस्ट करवाए थे, वहां से उनके पोलिंग एजेंट थे। अब उन्होंने वहां जो धांधली हो रही थी उस धांधली पर कोई आक्षेप नहीं लिया, उन्होंने वहां ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ऑब्जेक्शन लेने वाला एक ही था जो महाविकास आघाड़ी का था, वो ऑब्जेक्शन नहीं ले पा रहा था, बस उसकी आवाज तो दब गई थी। वहां पर इतने सारे लोग उनके खिलाफ जाते तो ये 10 बजे तक जो चला वो धांधली हुई। उस दरमियान जो धांधली हुई है वो वहां पर कोई देख नहीं रहा है। और ये 4 बजे तक देखिए, आप ग्रास रूट लेवल पे अगर देखेंगे 4 बजे तक लोग निकले क्यों? दोपहर 12 बजे से लोगों ने पैसा बांटना शुरू कर दिया। और पैसे बांटे कितने? घर में 10-10, 15-15 हजार रुपया, 15-15, 20-20 हजार रुपया पैसा बांटा। और ये पैसे बांटने के बाद लोग वोटिंग करने गए। अब वोटिंग करने गए और वहां पर भी टैंपरिंग हुआ है। वहां वो वोटिंग करने गए लेकिन उनके ऊपर भी विश्वास नहीं रखा गया।
टैंपरिंग तो किया ही है। और इसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट जी, क्या जी। कहता है कि जो हारता है वही कंप्लेंट करता है। देखिए, जो हारता है वो कंप्लेंट नहीं, ये बात गलत है। लेकिन आप इसमें हुआ क्या, इसका परिणाम देखिए। परिणाम ये है, जितना वोटिंग हुआ है उसकी अगर संख्या देखें हम, और जितने वोट्स पाए हैं लोगों ने, जितने कैंडिडेट्स ने वोट्स पाए हैं, उसका अगर हम टैली करने जाए तो टैली हो ही नहीं रहा है। जितना वोटिंग हुआ है, जितना जी। भी हम टैली करते हैं, जितना उसका एडिशन करते हैं, वो तो ज्यादा हो रहा है। टोटल पोलिंग जितना वोट ये है। अब देखिए उसका फर्क कितना है, 25,000, 50,000, लाख, 2-2 लाख, जी सुनील जी। 3-3 लाख का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है? देखिए ये डिफरेंस क्या होता है, जब वोटिंग हुआ है, दो समझो एक जगह 100 वोटिंग हुआ है, तो उसके ऊपर जो हम कैंडिडेट्स को वोटिंग मिले वो 400 तक है। अरे जब टोटल वोटिंग जी। हुआ है 400 100 का, जी तो सुनील जी। जब जी सुनील जी, ये वोटिंग हुआ है भावना जी 4 की लाख, भावना जी तो की देखिए टिप्पणी ले लेते हैं। ये ग्राउंड, हाँ जी, नहीं ये ग्राउंड लेवल में जो हुआ है ना, ये जी, बात जी। बहुत जरूरी है। ये हमने ध्यान में धांधली। रखना चाहिए कि कहाँ और कैसे धांधली होती है, और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने ये रखना चाहिए, जी, जी। ये नहीं कि बस ईवीएम गलत है। ईवीएम गलत नहीं, जी कहाँ सुनील पर जी। क्या गलती हुई है, ये जो तथ्य है हमने रखना चाहिए। लोकतंत्र